नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन हम लोग फ्रोजन शोल्डर पे बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं और आयुर्वेद में इसको अवबाहुक यह व्याधि कहा जाता है। फ्रोजन शोल्डर जब रहता है उसमें क्या होता है? फ्रोजन शोल्डर ऐसा कंडीशन रहता है जब शोल्डर पेनफुल रहता है और वो कभी भी मतलब उसका मूवमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है क्योंकि वहां पे सूजन होती है। इसका कॉजेज ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हुआ है, जैसे कि सर्वाइकल डिजीज ऑफ द नेक, मतलब सर्वाइकल प्रॉब्लम अगर होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रस में अगर स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह होगा उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, ये बहुत ही कॉमन कॉज है। शोल्डर में ट्रॉमा हो गया, अगर जैसे कोई जिम में गया, ज्यादा वेट उठा रहा है और उसको वहां पे मसल टेयर हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। शोल्डर का सर्जरी हो गया, वो हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे ना जैसे आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा होता है कि थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस एंड श्रिंकिंग ऑफ द कैप्सूल ऐसे हो जाता है और बहुत पेनफुल रहता है। इसके वजह से जो मोशन है, मतलब उसका जो मूवमेंट है शोल्डर का, वो नहीं होगा। पेन होता है, स्टिफनेस होता है। इसको आयुर्वेद के हिसाब से अवबाहुक व्याधि बोलते हैं, कफ वात के प्रकोप से होता है। इस पर मैं चिकित्सा बताऊंगा, पहले मैं थोड़ा और बताता हूँ। माधव निदान में क्या बताया है कि तलम प्रत्यंगुल्याम या कंडराम बाहु पृष्ठतः बाह्यो बहवो कर्म क्षयकारी अववाहुक च इति उच्यते। मतलब प्रकुपित हुआ वायु जो है अंश प्रदेश में स्थान संचय करके वहां से वायु के बाहु के पृष्ठ भाग स्थित कंडरा द्वारा हस्त अंगुली तक संचारी वेदना उत्पन्न करता है। इस व्याधि को अवबाहुक करते हैं और इस हाथ में सभी प्रकार की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अंश संधि प्रदेश में शूल होता है, सशूल क्रिया होती है, क्रिया अल्पता होती है, क्रिया हानि होती है, रोगी अपना हाथ ऊपर नहीं उठा सकता है। और जैसे गृद्धसी बात में संप्राप्ति होती है, वैसे यहाँ पर भी होती है। ये अधः शाखा के बदले ऊर्ध्व शाखा में ये प्रॉब्लम होती है। चिकित्सा पे हम लोग बात करेंगे, अभी मैं कुछ और भी बताता हूँ। एक तरह से ये कभी कभी इसको पैरालिसिस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस ऐसा भी बोल सकते हैं। तो सुश्रुत निदान स्थान पहला अध्याय में जो वात व्याधि का निदान स्थान है उसमें बताया है 82 नंबर का श्लोक। अंसम देश स्थितो वायु शोषत शोषेत संशोधनम, नहीं एक मिनट। अंश देशो स्थितो वायु संशोष्यतो इत्वव संबंधनम सिरा संकोच्य तत्रस्थु जन्यत
अवबाहुकम, मतलब जो वायु जो है वो अगर अंश संधि में बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसकी वजह से वह हाथ इंसान उठा नहीं पाता है, शोल्डर में वहां पूरा इन्फ्लेमेशन रहता है अंदर ही अंदर, तो इसको अवबाहुक वात बोलते हैं। विश्वाची और अवबाहुक में क्या अंतर है? तो अवबाहुक से ज्यादा मतलब अवबाहुक जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन होता है। विश्वाची ज्यादा पेनफुल रहता है, अवबाहुक जो रहता है वो प्रत्यात्मक लक्षण रहता है, जहां पे कोई भी चीज ना एट्रोफिक चेंजेस होते हैं उसको अवबाहुक बोलते हैं। विश्वाची में दर्द ज्यादा होता है, अवबाहुक में वहां पे एट्रोफिक चेंजेस होते हैं, वो चीजें सूख जाती हैं वहां के मसल्स। अगर एट्रोफिक चेंजेस हो रही हैं, शोष हो रहा है, तो शोल्डर शोल्डर का गर्डल है उसका लॉस ऑफ फंक्शन होता है या डिमिनिश फंक्शन होता है। इसमें सर्वाइकल नर्व जो है या जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसमें एट्रोफी होने लगती है। तो ये अवबाहु के वो शुद्ध वायुजन्य है। विश्वाची है वह वायु और कफ इसका है। तो विश्वाची में बहुत ज्यादा पेन होता है, पेनफुल कंडीशन होता है, इंसान सो नहीं पाता है ठीक से। अवबाहुक में शोष होगा। अभी इसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व रहते हैं वो हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट, ये कुछ और आ गया। हाँ, तो इसमें देखिए एक्रोमियन, एक मिनट और भी है। देखिए यहाँ पे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मुझे, वो मैंने मसल वाला डाला था। अब देखिए, हाँ इसमें है कि स्कैपुला होता है, स्कैपुला के पास सुप्रा स्पाइनेटस क्लेविक मसल्स होता है, क्लेविकल के नीचे से जाता है। और यहाँ पे ट्राइसेप्स ब्राइकी, बाइसेप्स ब्राइकाई, बाइसेप्स ब्राइकाई होता है। सब स्कैपुलैरिस मसल होता है। फिर यहाँ पे प्रोसेस जो रहता है ह्यूमरस के ऊपर, क्रोकोक्वाइड प्रोसेस। फिर एक्रोमियन मसल, एक्रोमियन जो वो ये रहता है बोन में, स्केपुला के लास्ट एंड में, ये सब रहता है। तो यहाँ पर सुप्रा स्पाइनेटस मसल है उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या सब स्कैपुलैरिस मसल उसका हो सकता है। ये दो तीन कारण होते हैं जिसकी वजह से, और ये मसल सूख जाते हैं। टेंडन वगैरह भी जो रहते हैं, लिगामेंट टेंडन जो है वह भी सूखने लगते हैं, इसके वजह से होता है। तो इसमें ट्रीटमेंट में हम अगर आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे, अगर वो हाथ उठा नहीं पा रहे पेशेंट, तो स्नेहन स्वेदन जो है वह सबसे ज्यादा रिलीफ करता है और स्नायु और कंडरा के गति को अच्छा करता है। मृदु विरेचन कर्म भी बहुत अच्छा उपयोगी रहता है अववाहक में। और वायु का अनुलोमन करना बहुत जरूरी है। वायु अगर अनुलोमित होगा, अपान वायु अनुलोमित होगा तो सारे वायु अनुलोमित होंगे। इसमें हम लोग मेडिसिन में वात गजांकुश रस 250 mg ट्वाइस अ डे देते हैं, या एकांग वीर रस 250 mg ट्वाइस अ डे देते हैं। तो ये वात गजांकुश रस और एकांग वीर रस तक हम देते हैं तो काफी हद तक पेन पे इसको बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से महायोगराज गुग्गुल देते हैं। अगर वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कंडीशन हो रहा है तो हम लोग प्रवाल पंचामृत देते हैं। इसी तरह से नर्व का अगर इन्वॉल्वमेंट है इसमें तो त्रयोदशांग गुग्गुल 2-2 गोली सुबह शाम देते हैं। अगर स्नायु कंडरा का इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोग लाक्षादी गुग्गुल देते हैं। इसी तरह से अगर शोष जैसा कंडीशन है तो आम पाचन करके, दीपन पाचन करके अश्वगंधा चूर्ण देते हैं 2-2 ग्राम शुंठी चूर्ण के साथ में। तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है, स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति ठीक होती है, क्योंकि अश्वगंधा खुद भी उष्ण है और शुंठी के साथ दे रहे हैं तो स्त्रोतोरोध दूर हो जाता है, और वायु का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। इस तरह से अश्वगंधा रिच देते हैं, दशमूला रिच देते हैं, तो इससे बहुत अच्छा हाथ ठीक हो जाता है। फिर कुष्मांडावलेह, अगर शोषजन्य संप्राप्ति है अववाहक में, कुष्मांडावलेह काम करता है। शतावरी अवलेह काम करता है। स्नेहन स्वेदन के लिए महामाश तेल का स्वेदन कर्म करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जहां पे मसाज करना है वो वहां पे तेल का अगर धारा टाइप करें, तेल धारा जैसे शीरबला तेल, धन्वंतर तेल, सहचरादि तेल, कार्पस हस्त्यादि तेल, मूरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्क्यादि तेल, महाविषगर्भ तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। तो कोई भी तेल का आप लोग, जैसे अगर शोष जैसा कंडीशन है तो वहां पे दीपन पाचन करके, और आम बात नहीं है ये भी देखना चाहिए, आम बात अगर हो रहा है तो वो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, आम बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
अगर आमवात है तो आमवात जैसी चिकित्सा करना है, रुक्ष स्वेद देना है। और आमवात के में ये रहता है कि वहां पे स्टिफनेस ये सब है, लेकिन संचारी वेदना भी होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन और शोथ शोथ और शूल है वो बढ़ते, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है। और वहां पे हुरलास, अपचन, अग्निमांद्य, अरोचक, ये सारी चीजें होती हैं। मल भी बहुत ज्यादा चिपका चिपका आता है। तो आमवात की चिकित्सा करनी है। अगर वातरक्त जैसे संप्राप्ति है तो तिक्तक क्षीर बस्ती, अमृतोत्तरम कषायम, कैशोर गुग्गुल, फिर संशमनी वटी, मतलब गुडुचि के कल्प जैसे द्रव्य जो देते हैं, तो वह बहुत, या फिर हम लोग इसमें प्रसारिणी तेल से अभियंग करते हैं, या फिर हम लोग कोकिलाक्ष का क्षार देते हैं। मतलब अगर वातरक जैसे संप्राप्ति है तो वैसे देखना है, अगर संधिगत वात है तो वैसे देखना है। वहां पे फिर हमें नस्य देना पड़ेगा। नस्य में 101 आवर्ती शीरबला तेल या मोचरस सिद्ध शीरबला तेल का नस्य देने से वो बहुत अच्छा फायदा होता है। कंडीशन के हिसाब से देखना है। इसी तरह से अगर एट्रोफिक चेंजेस है, मतलब मसल सूख रहे हैं अंदर ही अंदर, खासकर सुप्रा स्पाइनेटस मसल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और पेक्टोरल्स मेजर माइनर, ये अगर सूख रहे हैं तो वहां पे शालीषष्ठिक पिंड स्वेद करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पत्र पोटली स्वेद, पत्र पोटली स्वेद में पत्तों का यूज करना है तो निर्गुंडी का, अर्क, इमली, चिंचा, शिग्रू और धतूर, इसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है, वात का शमन होता है, पत्र पोटली स्वेद। इसी तरह से ये 14 दिन तक करना चाहिए। और 14 दिन के बाद जरूरत है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। नस्य में षड बिंदु तेल बहुत अच्छा काम करता है, उसका नस्य। या फिर आहार विहार जो है, जो नॉर्मली वातुल पदार्थ जो है, वात बढ़ाने वाले पदार्थ, उसका परिवर्जन करना चाहिए। मतलब रात्रि जागरण, ठंडा हवा का सेवन, ये सब बंद करना चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास वहां पे ऐसा पेशेंट आ रहा है जिससे उसमें नर्व का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो अनुलोम गति से संवाहन करना चाहिए, महाविषगर्भ तेल से संवाहन करना चाहिए। क्योंकि अंतरा कंडरा अंगुल्यो शिरा बस्ते अग्निकर्म च, अग्निकर्म से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद में स्वेदन करना है, स्वेदन के लिए नाड़ी स्वेद या अवगाह स्वेद का प्रयोग करना है। वातज्ञ द्रव्यों का क्वाथ, निर्गुंडी, दशमूल, रंड आदि के द्रव्यों से स्वेदन करना है। इसी तरह से त्रिफला गुगुल, महावात विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, ये वेदना प्रशमन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर अवबाहुक और विश्वाची दोनों है तो वहां पे वात कफ को ठीक करने वाली दवाइयां देनी चाहिए। तो मैं बहुत सारी दवाइयां बताता हूँ, कंडीशन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा उसके पहले मैं आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर अभय सर, आपने पेशेंट ठीक किए हैं क्या? डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ठीक नहीं किया। वो पेशेंट थी मेरे पास, वो मसल टेयर था उसका, वो कंटिन्यू नहीं किया उसने कुछ। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप करिएगा, ऐसे पेशेंट ठीक हाँ। हो। इसमें अगर विश्वाची भी है, मतलब पेनफुल कंडीशन है, कफ का और वात का दोनों का, कफ से स्तंभ होता है, तो इसमें कफ वातर उष्ण और अस्थि विद्रदी चिकित्सा करते हैं। 1 मिनट बस रुक जाइए, एक अर्जेंट फोन आ रहा है। हाँ, वो एक अर्जेंट कॉल आया था, सॉरी उसके लिए। तो हमें कफ वातर चिकित्सा करना चाहिए, उष्ण वीर्य के मेडिसिन देना चाहिए, अस्थि विद्रदी की भी चिकित्सा कभी कभी करनी पड़ती है, ऐसा सोच के। तो इसमें रुक्ष, तिक्त, रसात्मक और अपतर्पण, जहाँ कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा है, तो अपतर्पण चिकित्सा, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर, ऐसा सोचिए फ्रीज हो गया है वो चीजें, तो वहां पे अपतर्पण चिकित्सा करते हैं, तिक्त और रुक्ष चीजें देते हैं। जो भी ट्रीटमेंट अगर काम नहीं कर रहे तब यहाँ पे अपतर्पण, तिक्त और रुक्ष चिकित्सा करना है। ऐसे सभी को हम रुक्ष, तिक्त और तिक्त रस और अपतर्पण नहीं देंगे,
वहां पे शोषजन्य संप्राप्ति है तो अब तर्पण क्यों करेंगे, वहां पे ब्रिहण करेंगे। तो हमें कंडीशन देखना चाहिए। और एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत जरूरी होता है। शुगर बढ़ा है तो शुगर कम करना है। और शोल्डर एक्सरसाइजेस जो रहते हैं वह डायबिटीज वाले को नहीं कराना चाहिए, नहीं तो और इंजरी होगा और उसको तकलीफ हो सकता है। जहां पे जरूरत है वहां तो जरूरी ही है डायबिटीज वालों को। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि इंजुरी ना हो जाए। बूढ़े लोग हैं और हम उनको डायबिटीज बहुत बड़ा है, 400-500 है, और एक्सरसाइज बोलेंगे तो इंजुरी होगी। नॉर्मल इंसान को तो हम लोग, डायबिटीज वालों को तो हम एक्सरसाइजेज बोलते हैं, तो वो प्रिवेंशन करता है, नस से भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी किसी किसी को 6-6 महीने लग जाते हैं पूरा ठीक होने में। इसमें बहुत सारे कषाय कल्पनाएं हैं जो उष्ण वीर्य कषाय हैं, जैसे गुगुल तिक्ता कषाय है, वरण आदि कषाय है, रासना सप्तक कषाय है, रासना पंचक कषाय है, भद्र दार्वादि कषाय है, अष्टवर्ग कषाय। अष्टवर्ग कषाय जो रहता है, या जीवने गण का कषाय, जीवक ऋषभक मेधा महामेधा काकोली शिरकाकोली मुदक पर्णी माशपर्णी जीवंती अष्टमधु, तो वह सिरा और कंडरा को अच्छी करती है, नए सिरा और कंडरा के सेल्स बनते हैं। और वात का शमन में होता है, जीवनीय कार्य होता है, रक्त धातु पे काम होता है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, खर पाक से कंडरा और स्नायु बनती है। तो उस हिसाब से अष्टवर्ग कषाय बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह से अगर वहां पे हमें शोष को अच्छा करना है, या फिर वहां के बोन और लिगामेंट का ज्वाइंट को अच्छा करना है, मजबूत करना है, तो आभा गुगुल, आमवात जैसे है तो, या वात कफत संप्राप्ति है तो सिंहनाथ गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। नवक गुगुल भी है, मेद को अच्छे से निकालता है। और फ्रोजन शोल्डर है तो वहां पे नवक गुगुल बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कुछ लेप लगाते हैं, उद्वर्तन करते हैं, लेप और उद्वर्तन के लिए कोलकुलत्थादि लेप या उद्वर्तन, कुट्टम चुक्क्यादि लेप, या फिर उद्वर्तन, या अ, इसमें हम लोग कार्पास इत्यादि तेल का अभ्यंग करते हैं, पंच स्नेह तेल का अभ्यंग करते हैं, रुक्ष स्वेद करते हैं, पिजिचिल क्रिया करते हैं, तो चिंचादि तेल, कार्पास इत्यादि तेल, विषगर्भ तेल का करते हैं। नस्य में कार्पास इत्यादि तेल का भी मर्श नस्य कर सकते हैं, 6 से 8 ड्रॉप कर सकते हैं, या लहसुन रसायन देते हैं। रक्त मोक्षण जो है कभी कभी फायदा करता है, कभी कभी नहीं फायदा करता है। तो हमें कौन से कंडीशन में देना है कौन से नहीं, वो प्रैक्टिस से समझ आता है। इसी तरह से मूरी वेणा तेल का अभ्यंग करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। गंध तेल पीने के लिए देते हैं 20-20 ड्रॉप सुबह शाम। चंदन बड़ा लाक्षादी तेल अगर हम पीने के लिए दें और अभ्यंग के लिए दें, नस्य के लिए दें, बहुत अच्छा फायदा होता है। धानवंतर तेल का बस्ती दें, अभ्यंग करें, या शीर बला तेल का बस्ती दें, अभ्यंग करें, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ज्यादातर फ्रोजन शोल्डर में अग्निकर्म से फायदा देखा गया है। 3-4 सीटिंग करते हैं 7-7 दिन के इंटरवल से, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और नागर आदि चूर्ण है जिसमें शुंठी आदि है, नागर मतलब शुंठी, नागर आदि चूर्ण का लेप और उद्वर्तन भी बहुत अच्छा काम करता है। और रासना सप्तक कषाय मैंने बता दिया, महारासनादि कषाय, ये पेन किलर जितनी दवाइयां हैं ना आयुर्वेद की, महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, आबा गुगुल, फिर इसमें पंचतिक्त घृत गुगुल, जो भी हमें पेन कम करना है वो करना है। और वहां पे नस्य देके, और अगर इंजरी वाला जैसा कंडीशन है, सुप्रास्पाइनेटस मसल में टीयर हो गया है, तो वहां पे हमें पेशेंट को लिटा के लाक्षादि तेल का तेल धारा और आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और बाकी तो मैंने बता दिया। अ, व्योषादि गुगुल जो है, वो नवक गुगुल, वो कफत संप्राप्ति रहते हैं तो फायदा होता है। रुक्ष श्वेत से फायदा होता है। जहाँ पे शोष बहुत है, ऐसा आपको एमआरआई में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सूख गया है, वहां पे हमें ब्रिहण करना पड़ता है, तो शालिशष्टिक पिंड श्वेत देना है। इस तरह से हम कैशोर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, षडधरण चूर्ण, या फिर गंध तेल, क्षीरबल तेल से अभ्यंग करना, धान्वंतर कषाय, मुस्तादी मर्म कषाय, रासना पंचक कषाय, रासना एरंड आदि कषाय, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बाकी आप लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। प्रीति मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या, फ्रोजन शोल्डर के, जिसमें वो हाथ पैर उठा नहीं पा रहे हैं? प्रीति मैम अनम्यूट करके बताइए कुछ प्लीज। अच्छा सॉरी, अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन अभी देता हूँ। जी, प्रीति मैम अनम्यूट करिए प्लीज, कुछ बोलिए आप। हम, सर प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम। आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट जो हाथ नहीं उठा पाते? हाँ सर। हाँ सर, ऐसे एक दो पेशेंट आए थे मेरे यहाँ जो हाथ नहीं उठा पाते थे। तो पंचकर्म तो मैं करती नहीं, तो मैंने उनको वही ओनली मेडिसिन दी थी, दीपन पाचन करके।
महायोगराज गुगलू, प्रियोदशांग गुगलू, ये सब दिया था और साथ में आभा गुगलू भी दिया था, तो उससे उनको काफी रिलीफ मिला। जी, बहुत अच्छा बताया और आपने। फिर साथ में दीपन पाचन जब दिया था तब त्रिविक्रम भी दिया था। जी सर्दी के विषय में से ये त्रिविक्र लेह देती हूँ मैं अपने पेशेंट को ज्यादातर, जी तो उससे काफी आराम मिला उनको। जी। मैंने एक बताया था कि मेरे पास एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आ रही थी, वो जिम में गई थी, तो उनका सुप्रास्पाइनेटस मसल का टेयर हो गया था। तो मैंने अपना 101 आवृत्ति का शीरबला का 8 ड्रॉपर भर के उनको नस से दिलवाया, उससे उनका वो पूरा ठीक हो गई अभी। इसी तरह से वर्णादि कषायम, गुगुल तिक्ता कषायम, रासना एरंडादि कषायम, रासना सप्त कषायम, रासना पंचक कषायम बहुत अच्छा काम करता है। अमृता गुगुल भी काम करता है। लाक्षा गुगुल, लाक्षादि तेल, गंध तेल, मधु यष्टि आदि तेल भी अच्छा काम करता है क्योंकि संधान करता है। एकांग धारा मतलब वहां की धारा करते हैं तेल से, धानवंतर तेल, मुरीवणा तेल से अच्छा काम करता है। इस तरह से हम लोग चिकित्सा करते हैं। आप लोग में हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे? आपने फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट ठीक है क्या सर? वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, शोल्डर के पास हाँ हरिहर सर बताइए, शोल्डर के पास कौन से मर्म रहते हैं? शशि मैम बताइए। हरिहर सर आप बता सकते हैं हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। कौन से मर्म रहते हैं वहां पे? सर यहाँ पर वो जो है सामने की तरफ फ्रोजन शोल्डर के केस में अंश मर्म करते हैं, हाँ और पीछे की केस में वो है एक दूसरा मर्म है, बस है मोस्टली नाम। एक तो अंश फलक भी है, हाँ, अंश सामने से और अंश फलक पीछे से। हालांकि स्कैपुला बोन है उसका भी नाम अंश फलक है और उस मर्म का भी नाम अंश फलक है, तो जी उसको करते हैं बहुत बढ़िया। और साथ में इसमें सर क्षिप्र मर्म और उर्वी आड़ी करते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस में, तो जी। बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। जी सर, थैंक यू सर। और मेन क्या है कि इसका एलोपैथी में परमानेंट इलाज नहीं है, वो लोग केवल सर्जरी करते हैं। अगर ये मूवमेंट पूरा रेस्ट्रिक्ट हो गया तो सर्जरी करते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती। जी ठीक है। और हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे, फ्रोजन शोल्डर पे? और डॉक्टर सर इसमें हाँ बोलिए। योगराज या महायोगराज गुगल वाद विद्वांस रस जी और एकांग रस से भी फायदा होता है। और जी वो जो मालिश का तेल आता है ना अपना, जी वो लगाना। ठीक है। ठीक है। और ये डॉक्टर सुबोध वैद्य जी, सुरेंद्र शर्मा जी, बोलिए प्लीज, कुछ बोलिए वो पीड़ांतक वटी वगैरह काम करेगा? सुरेंद्र शर्मा जी सर शायद चले गए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 8 बजे मिलेंगे। संभाषा करनी है क्या हरिहर सर, की छुट्टी चाहिए? शशि मैम आप पढ़ना चाहती हैं, संभाषा करना चाहती हैं कि छुट्टी चाहिए? संभाषा करेंगे सर, मेरे ख्याल से कोई एक पेशेंट आएगा तो कर देंगे। अगर नहीं आएंगे तो और का किसी का पेशेंट है तो देखेंगे। हमारा हमारा कल का अधूरा है, आपने कुछ सोच लिया कि नहीं? नहीं, मेरे को आपके लिए थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा? कल परसों मैं बता दूंगा। पक्का? अब आपके कोई पेशेंट को लाइए ना, केस टेकिंग करते हैं 8 बजे। जी सर। हाँ ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, फिर मिलते वो हैं। अभय सर की भी तो पेशेंट थी कल। हाँ अभय सर, आपकी पेशेंट को ला सकते हैं? केस टेकिंग पूरा हुआ था क्या? सर अभी कुछ सोच रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। ठीक है, हम 8 बजे मिलते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। थैंक यू, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। वीना मैम अभी आप आई हैं, लेकिन हमको जाने का टाइम हो गया है। वीना मैम आप फ्रोजन शोल्डर पे कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं तो आप 8 बजे ही बात करिए। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।